सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे स्कॉलर पत्स? चल रही पढ़ाई? आज हम लोग फ्योल साहब का प्रिंसिपल देखेंगे। आज बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज फ्योल प्रिंसिपल्स, आज हम उसको देखेंगे। आज हम जानेंगे कि क्या क्या हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स दिया था और हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स दिया था और ये प्रिंसिपल्स कैसे हेनरी फ्योल को फादर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बनाते। आइए बच्चों चलते हैं। सो देखो हमें क्या क्या कवर करना है। तो फर्स्ट वन इज बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ फ्योल। पहले तो फ्योल साहब का बैकग्राउंड क्या थे, वो क्या नहीं थे, उसका हिस्ट्री। देन मेजर कंट्रीब्यूशन, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा बिजनेस स्टडीज में, है ना, बिजनेस मैनेजमेंट में क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा। देन थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्योल। फ्योल साहब के द्वारा क्या क्या प्रिंसिपल डेवलप किया गया था। आओ देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इनका बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड क्या है कि गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग 1860 1860 में इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री पूरी की थी। माइनिंग इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री पूरी की थी 1860 में, ठीक है। नाउ ही स्टार्टेड वर्किंग एज एन इंजीनियर। उसने वो इंजीनियर के कार्यभार संभाल लिए उस कंपनी में एज ए इंजीनियर काम की। आगे मूव करते हैं। सो हीज मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। तो देखो क्या है इसका कंट्रीब्यूशन। पहला क्या है, नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं उनको, है ना। ही प्रोपाउंडेड 14 प्रिंसिपल्स। इनका प्रिंसिपल जो है जनरल भाषा में बहुत प्रसिद्ध हुआ। 14 प्रिंसिपल उन्होंने दिया मैनेजमेंट का, ठीक है। नाउ अब क्या है देखो, पहला प्रिंसिपल है क्या, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है सर, ये कहता है एक काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, छोटे छोटे टास्क में बांट दो। टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3, टास्क नंबर 4 एंड हर टास्क को किसी स्पेशलिस्ट से कराओ। एक स्पेशलिस्ट बुलाओ उस टास्क को करने के लिए और उस स्पेशलिस्ट से वो वाला टास्क कराओ, है ना। स्पेशलिस्ट बुलाओ और स्पेशलिस्ट बुला करके वो वाला टास्क कराओ, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे। एक फायदा क्या होगा कि आपको स्पेशलिस्ट का टेस्ट मिलेगा क्योंकि उसका स्किल अलग होगा काम करने का। एक आम इंसान करना मींस जिसको उतना स्किल नहीं है और एक स्पेशलिस्ट का काम करना, दोनों में अंतर हो जाता है। तो हमको एक स्पेशलिस्ट बुलाना पड़ेगा उस काम को, पर्टिकुलर काम कराने के लिए, जिससे कि काम सही से चले। एक बात। दूसरी बात क्या है कि अब आपका बिजनेस ऑटो मोड में आ जाएगा। आपका बिजनेस ऑटो मोड में आ जाएगा, जिससे कि क्या होगा, क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि अगर आपने स्पेशलिस्ट को बुला लिया तो स्पेशलिस्ट अपना काम किया, अपना जिम्मेदारी से किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके किया। आपको उसमें कुछ भी देखना नहीं है, तो जब वो जिम्मेदारी से करता है, जब वो स्पेशलिस्ट काम करता है तो आपका काम ऑटो मोड में होने लगता है और आप काम से फ्री होने लगते हैं। और जब आप काम से फ्री होने लगते हैं, इट मींस कि आप अपग्रेड होते जा रहे हैं, आप ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, अपग्रेड होते जा रहे हैं। आपका बिजनेस और आगे बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें डिवीजन ऑफ वर्क करना है और हर एक टास्क को एक स्पेशलिस्ट से कराना है। यही फ्योल साहब का कहना है। इससे क्या होगा और क्या फायदा है, इससे फायदा ये होगा कि आपका डुप्लीकेसी
आपका डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं होगा, आपका डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं होगा, मींस एक काम दो बार नहीं होगा, स्पेशलिस्ट से होगा तो ज्यादा आसानी से काम कर पाओगे। ये सब आपने बता दिया है, आगे मूव करते हैं। नाउ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो फेयर साहब कहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का इक्वल मैच होना चाहिए। मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी दोनों इक्वल होनी चाहिए। सर इक्वल का मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान को तुमने कहा कि तुम्हें आज दिन भर में 100 बोतल बनाने हैं, लेकिन उसके पास ऑथोरिटी नहीं है कि अगर रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो रॉ मटेरियल को जाकर वो परचेज कर सके। तो क्या होगा? ना तो वो परचेज कर पाया, ना ही बोतल बना पाया। तो क्या हुआ? अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, वो ऑब्लिगेशन को वो पूरा नहीं कर पाया। वो नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास फर्दर ऑथोरिटी नहीं थी। तो आपके पास ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेल होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। आपको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्तर से आपको ऑथोरिटी ना दे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल और देते हैं, मान लो किसी टीचर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आपको सिलेबस खत्म करना है, विद इन 6 मंथ्स। यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन 6 मंथ। बट अब आपको क्लास ही नहीं देंगे तो क्या वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाएंगे? नहीं। इट मींस देयर शुड बी अ बैलेंस्ड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट वो अपने काम को, गोल को पूरा कर पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे जैसे बच्चों? नहीं बच्चों नहीं, एंटरप्रेन्योर्स ना। ये कहता है कि एक हेड है और उसके नीचे में मान लो 4 लोग काम करते हैं, 5 लोग काम करते हैं। ठीक है, मान लो इसके नीचे में 5 लोग काम करते हैं। ठीक है, अब जो इसके नीचे में 5 लोग काम करते हैं तो क्या होगा? देखो, ये जो हेड है इसके नीचे में 5 लोग काम कर रहे हैं। द हेड शुड हैव अ सिंगल प्लान। एक प्लान हो इसके पास, एक प्लान के साथ ये चारों पांचों काम करें। मीन्स एक ही रास्ते में पांचों काम करेंगे, एक ही फ्लो में पांचों काम करेंगे। मतलब अगर परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज डिपार्टमेंट अपना टीम सजाएगा, और उसमें से परचेज डिपार्टमेंट एक को बोलेगा एक काम करना, निगोशिएशन करना। किसी को बोलेगा कि तुम एक काम करना, रॉ मटेरियल जो है वो कैसा क्वालिटी का है उसको जज करना। मीन्स अलग अलग लोगों को अलग अलग काम सौंपेगा परचेज डिपार्टमेंट में ही। वन गोल हो, एक डायरेक्शन हो, अलग डिपार्टमेंट का अपना गोल हो, एक उसका अपना डायरेक्शन हो। मीन्स हर एक सेट ऑफ वर्क का अपना अपना डायरेक्शन हो काम का, और सारा डायरेक्शन एक ही गोल पे आके मैच करेगा। सेल वाला अपना काम करेगा, परचेज वाला अपना काम करेगा, एडमिन अपना काम करेगा, अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, सब कोई अपना अपना काम करेगा। और मिलेंगे कहां? एक कॉमन प्लेस पे मिलेंगे। उस कॉमन प्लेस का नाम है गोल, उस कॉमन प्लेस का नाम है टारगेट। तो यानी क्या हुआ? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बताएगा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है
कि हम लोग ग्रुप ऑफ सेट एक ही डायरेक्शन में मूव करो, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में मूव नहीं करना है, एक टीम को एक ही काम मिले। यस, द नेक्स्ट वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो कौन है, वो हमारी माँ है, मदर है, मदर। अब ये जो मदर है, जो माँ है, अब ये जो माँ है ना, ये जो माँ है, ये जितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होने वाले हैं। इसलिए पहले ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की के बारे में सोचो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर रन करे, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर चले। ऑर्गेनाइजेशन चलेगा प्रॉपर तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं ऑटोमेटिक उनकी भी तरक्की होती जाएगी। इसीलिए क्या कहा गया, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मदर है। पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे, उसके बाद मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट होगा, पर्सनल इंटरेस्ट उसके बाद होगा। पहले क्या होगा, पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होगा, उसके बाद हम लोग सब ऑर्डिनेशन इंटरेस्ट क्या है अपने लिए काम करेंगे। सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब हुआ अपना इंटरेस्ट को त्यागो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, ये मतलब। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज रेम्युनरेशन। यस, हेनरी फेयोल कहते हैं, अब देखो क्या है, पहला तो क्या कहा, पहले क्या किया, सब ऑर्डिनेट्स को बोला भैया तुम क्या करना है, तुमको ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, तुम पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, उसके बाद काम करके दिखाओ, उसके बाद तुम रेम्युनरेशन की बात करना, पैसे की बात करना। अब जो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, रेम्युनरेशन मींस अब सब ऑर्डिनेट के बारे में उसके हक में बोला है। क्या हेनरी फेयोल साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम लोगों को अपने एम्प्लॉइज को एक गुड एंड रीजनेबल सैलरी मिले, उसको प्रॉपर बोनस मिले, काम के बदले जो भी आप इसको इनपुट दे सकते हैं आप दीजिए, क्योंकि रेम्युनरेशन जो है वो क्या है, उसके लिए ब्लड का काम करता है, रेम्युनरेशन ब्लड का भी काम करता है, रेम्युनरेशन ड्रग का भी काम करता है। मेरी बात समझना, अगर किसी को अपना गुलाम बनाना है, किसी को कंपटीशन से बाहर निकालना है, उसको रेम्युनरेशन दे दो, प्रॉपर रेम्युनरेशन दे दो। रेम्युनरेशन जहां से तुम दे दिए वो तुम्हारा गुलाम बन के रह जाएगा, क्योंकि वो आने वाले अपॉर्चुनिटी के आदी हो जाएगा। उसे रिस्क लगेगा कि अगर मैं खुद का काम करूंगा कहीं ये काम फेल ना हो जाए, और अभी जो पैसा मिल रहा है वो तो हैंडसम पैसा है ही। इसीलिए रेम्युनरेशन देना अति आवश्यक है अपने एम्प्लॉइज को, क्योंकि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छा हो सके। ठीक है, चले आगे। देन इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या बोला, देखो मेरी बात समझना, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, दो शब्द है इसमें, एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। मींस हम अपने पावर्स को अपने हाथ में रखेंगे, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, सारा काम हम देखेंगे, इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और हम अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मेरी बात समझना, दोनों आवश्यक है। अगर तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा कि नहीं सर डिसेंट्रलाइज कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, हाँ अच्छा होगा,
लेकिन कितना एक पैरामीटर होता है। आप कितने पार्ट को सेंट्रलाइज रखेंगे, अपने पास रखेंगे, और कितने पार्ट को डिसेंट्रलाइज रखेंगे। मीन्स जो भी काम कॉन्फिडेंशियल हो, जिस काम में आपके बिना काम ना हो सके, जो काम आपका अपना अस्तित्व हो, मीन्स अगर आप किसी और को सलाह देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा मार्केट में, ये आप नहीं दे सकते। उस काम को अपने हाथ में सेंट्रलाइज रखो। जैसे फॉर एग्जांपल आज भी कोको कोला का मालिक, कुछ लोगों के ये हाथ में फॉर्मूला है, कोको कोला का जो फॉर्मूला है उसके कुछ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के पास ही फॉर्मूला है। मजदूर नीचे सब ऑर्डिनेट्स बाकी सब काम करते हैं, बाकी सारे काम करते हैं, और लास्ट में फॉर्मूला, उसका जो फॉर्मूला होता है उसको बनाने का काम सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के कुछ लोग करते हैं। आज भी ये मीन्स आप कॉन्फिडेंशियल चीजों को अपने हाथ में रखिए जिसका कॉपी होने का चांसेस है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? आप बाकी कामों को डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, उसको दूसरों के हाथ में दे दीजिए, जिससे कि आपका वर्कलोड कम हो सके और आप कोर बिजनेस में अपना समय दे सके, दिमाग लगा सके। तो दोनों जरूरी है। कितना कितना जरूरी है वो अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशनल स्किल डिपेंड करता है। एज अ मैनेजर तुम्हारा प्रोफेशनल स्किल बताएगा कि कौन सा काम सेंट्रलाइज रखना है और कौन सा काम डिसेंट्रलाइज करना है। यस, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या बोलता है? देखो मेरी बात, स्केलर चेन क्या बोलता है? स्केलर चेन 3 लेवल होता है। देखो, हायरार्की है। सो स्केलर चेन क्या है? एक हायरार्की है, मैनेजमेंट का एक हायरार्की है। मींस ऊपर कौन है? ऊपर है मान लो सीईओ बैठा हुआ, नीचे क्या है? परचेज डिपार्टमेंट का, मान लो परचेज डिपार्टमेंट का यहाँ हेड है, ठीक है? मान लो परचेज डिपार्टमेंट का यहाँ पे हेड है, मान लो परचेज डिपार्टमेंट का यहाँ पे सब हेड है, सब हेड या जोनल हेड है ना? परचेज डिपार्टमेंट का जोनल हेड है जो जोन संभालता है। यहाँ पे कौन है? परचेज डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है। यहाँ पे कौन है? सीईओ के नीचे सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है। इसके नीचे कौन है? सेल्स डिपार्टमेंट का जोनल हेड है। फिर क्या है? सेल्स डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है। मींस क्या हुआ? ये जो स्केलर चेन है ये तुम्हारे ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का हायरार्की तय करता है। ये तुम्हारे ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का हायरार्की तय करता है कि कौन पावर में किससे आगे है, कौन पावर में किससे नीचे है, कौन ऑथोरिटी देगा और कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये हमेशा याद रखना, ये जो होता है स्केलर चेन, ये ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखलाता है, बतलाता है। एक चीज हुआ। अच्छा, सेकंड बात समझो अब क्या है। ऑथोरिटी जो होता है, ऑथोरिटी जो है, ये बात समझना, ऑथोरिटी जो है, ऑथोरिटी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा कौन? ऑथोरिटी। और हमेशा याद रखना, डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाएगा क्या? डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। तो स्केलर चेन शो करता है एक हायरार्की, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। नाउ अब फ्योल साहब ने क्या कहा? फ्योल साहब का कहना है, भाई साहब, फ्योल साहब का कहना है कि आप ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक इक्वल पैमाने पे रखेंगे। बहुत ज्यादा ऑथोरिटी भी खतरनाक है
और बहुत कम भी खतरनाक है। अगर बहुत ज्यादा हुआ तो क्या होगा, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो नीचे वालों से क्या करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, उनको ज्यादा काम लेंगे उनसे और सैलरी नहीं देंगे, उनको अपनी बात मनवाएंगे ज्यादा अथॉरिटी होने से। और कम होने से क्या होगा, कम होने से क्या होगा कि जो अथॉरिटी में ऊपर हैं वो नीचे वाले के साथ एकदम फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे, एकदम फ्रेंडली रिलेशन, एकदम फ्रेंडली रिलेशन, जिससे कि क्या हुआ, नीचे वाला व्यक्ति काम नहीं करेगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो वहां पे एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का गैप होना चाहिए, प्रॉपर गैप होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, एक संतुलित गैप होना चाहिए। यही है स्केलेज। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब है ऑर्डर। अब है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स सीक्वेंस। सीक्वेंस, ऑर्डर मीन्स व्हाट, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या है, व्हाट इज सीक्वेंस? इस काम के बाद हमें ये काम करना है, इस काम के बाद हमें ये काम करना है, दैट इज सीक्वेंस, दैट इज ऑर्डर। एक तो ऑर्डर ये है, ठीक है, दोनों चीज है। एक तो ऑर्डर ये है कि हमें सीक्वेंस पता हो कि कौन सा काम किसके बाद करना है, इससे क्या हो, वेस्टफुल टाइम ना हो, इससे समय बर्बाद ना हो। एक तरीका तो ये है। सेकंड बात ये कहते हैं फिरोल साहब कि ऑर्डर में सेकंड बात ये है कि दैट हर एक चीज मैन एंड मटेरियल, मैन एंड मटेरियल एक निश्चित प्लेस पे रहे, एक ऑर्डर प्लेस पे रहे। ऐसा नहीं हो कि कोई काम कर जाए और मान लो बबलू ने कोई काम करके गया हुआ है, मान लो एक फ्लो को टूटता है, मान लो एक गैरेज में बबलू काम करता है, बबलू ने पेचकस से काम किया, स्क्रू ड्राइवर से, और वो क्या किया, एक राइट प्लेस पे नहीं रखा और वो कहीं पे रख के चला गया। अब वो चला गया कहीं और किसी काम से या किसी पानी वानी पीने के लिए। इतना ही देर में दूसरा बाइक आता है, जो दूसरा मैकेनिक है राहुल, वो उस स्क्रू ड्राइवर को खोजने के लिए पूरा का पूरा कंप्लीट यहां वहां हर जगह ढूंढ लेता है, हर जगह ढूंढ लेता है, उसको नहीं मिल पाता, उसको नहीं मिल पाता। अब जब वो आएगा, चाहे वो 10 मिनट में आए, चाहे वो 1 घंटे में आए, आधे घंटे में आए, जब वो आएगा ये बताएगा उसको कि कहां रखा हुआ है, तब वो वहां से लेगा। ये जो आधा घंटा और 1 घंटा का जो टाइम वेस्ट हुआ, ये इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कैसे आप गोल कंप्लीट कीजिएगा? मीन्स आपका एक सीक्वेंस हो, एक तरीका हो, कहां पे क्या चीज रखना है वहीं पे रखना है, कहीं और नहीं रखना है, कितना भी इमरजेंसी हो जाए। मीन्स मैन एंड मटेरियल दोनों एक अच्छे जगह पे, सीक्वेंस जगह पे रहे, उनका काम, उनका इस स्थान ऑर्डरली रहे, जिससे कि काम अपना चलता रहे। दिस इज व्हाट ऑर्डर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इक्विटी। इक्विटी क्या है कि हम हर एक एम्प्लॉय को बिना रैंक देखे, बिना उसका स्टेटस देखे, सबके साथ एक अच्छा व्यवहार करे, काइंड व्यवहार करे, है ना, एक काइंड व्यवहार करे। ऐसा नहीं है कि हम जो है अपने एम्प्लॉय को अपने नीचे रखें, अपने नीचे समझें और उनसे दुर्व्यवहार करें। नहीं, हमेशा अपने एम्प्लॉय को के साथ एक काइंडनेस के साथ काम किया जाए, एक तरीके के साथ काम किया जाए, एक इक्वालिटी के साथ भी काम किया जाए। मीन्स हमें सारे एम्प्लॉय को एक नजर से देखना है, हमें सबको एक नजर से देखना है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देना है। इन द सेंस ऑफ स्किल हो सकता है कि आप स्किल के अनुसार दे रहे हैं, लेकिन आप फेवरिज्म नहीं करें, ये बोलने का मतलब है। तो क्या है इक्विटी में, क्या है, आप रैंक स्टेटस देख के किसी को आप नहीं परखेंगे,
सबके साथ इक्वल व्यवहार करेंगे और काइंडनेस लेके आएंगे, काइंडनेस लेके आएंगे, तभी आपके लिए लोग काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मीन्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को, ये लोगों के पास ये राइट हो कि वो अपना क्रिएटिविटी दिखा सके, लोगों के पास ये एक राइट हो कि वो अपना क्रिएटिविटी दिखा सके। आप हर चीज उनको उनके ऊपर थोप नहीं सकते। आप जो है आप ऑटोक्रेटिक, डिसीजंस नहीं ले सकते हर समय कि आपने जो कह दिया सबको मानना होगा। कई बार आपको डेमोक्रेटिक बनना पड़ता है, सबका मन जीतना पड़ता है, सबका मन जीतने के बाद आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है जो कि सब चाहते हैं। एक बात तो ये, सेकंड बात, आप हर समय एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं दे सकते, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट भी हर समय नहीं दे सकते। हाँ, देना चाहिए, ये बात सही है, देनी चाहिए, लेकिन हर समय नहीं। कुछ चीजों में लोगों को खुद से काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए। उनके पास जो क्रिएटिविटी है, हो सकता है कि आपने जो डिजाइन किया है वो पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर डिजाइन किया है, जो एक नया खून आया है, नया ब्लड आया है, हो सकता है कुछ उसके पास स्पेशल स्किल हो, क्या पता कि उस स्किल की वजह से आपका कंपनी यहां से वहां चले जाए। इसलिए हमेशा लोगों को एक मौका मिलना चाहिए अपनी क्रिएटिविटी शो करने की। सो दिस इज व्हाट इनिशिएटिव, इसी को हम कहते हैं इनिशिएटिव। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नाउ अब क्या है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या हुआ? परमानेंसी। परमानेंसी, परमानेंसी का मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का टर्म्स, उसका स्टेबिलिटी वेल डिफाइंड हो। क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बार बार क्या हो रहा है, लेबर टर्नओवर हो रहा है, लेबर टर्नओवर हो रहा है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। लोग आ रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सीख रहे हैं चीजों को, उस इन्वायरमेंट में ढलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ढल नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो आपको एक स्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, तो वर्कर्स, एम्प्लॉइज का स्टेबिलिटी होना अति आवश्यक है, वर्कर्स का स्टेबिलिटी होना अति आवश्यक है। लेबर टर्नओवर नहीं होनी चाहिए। लेबर टर्नओवर क्या होता है? ये क्या होता है, कितनी बार आपके यहाँ लेबर्स यानी एम्प्लॉइज छोड़ते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को, जितना ज्यादा हो रहा है इट मींस आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है लोगों को काम करने के लिए। इसका मतलब ये है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ लोगों, जो ट्रेनी लोग हैं, जो इनिशिएट कर रहे हैं काम को, वही आते हैं आपके यहाँ, काम सीखते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, कहीं और शिफ्ट कर जाते हैं। आपको कुछ करना होगा जिससे कि वो अपना स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मेंटेन कर सके। चले जी आगे। सो नाउ स्प्लिट द कॉर्प्स, ये क्या होता है? इसका मतलब होगा टीम स्प्लिट। टीम स्प्लिट, अब सुनो क्या होता है, तुमने देखा होगा कई बार क्रिकेट मैच चल रहा है, धोनी है, एंड धोनी क्या कर रहे हैं, धोनी क्या कर रहे हैं, अपने टीममेट्स को विकेट लेने के बाद सब इकट्ठा हुए और धोनी वहां कुछ बोलते हैं, यस चिल अप, हरी अप, यस हमें कुछ करना है। ये क्या है? धोनी आपस में अपने लीडर, अपने टीममेट्स में अपने क्या कर रहे हैं, ऊर्जा भर रहे हैं, कॉन्फिडेंस भर रहे हैं, उनके अंदर ताकत भर रहे हैं। सब मिलके हम लोग एक टीम की तरह काम करेंगे, हम एक टीम की तरह काम करेंगे। जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं,
सब कोई एक साथ मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, सब कोई मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। तो ये जो सिस्टम है, ये जो तरीका है, इसे हम कहते हैं टीम स्पिरिट। स्पिरिट डी कॉर्प्स मतलब हो गया आपस में मिलकर काम करो और लक्ष्य को अपने साथ रखो कि हमें कहां पहुंचना है, और सारा का सारा टीम, सारा का सारा लोग अपना अपना काम करे, एक पर्टिकुलर गोल के लिए करे। ठीक है जी। सो यहां तक जो है, यहां तक फेयोल का प्रिंसिपल आपका खत्म हो चुका है। फेयोल का प्रिंसिपल खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे, हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो मैंने आपको लेक्चर दिया है, घर पे बैठ करके बुक से आप रीड कीजिएगा। आपको मैं नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। आपको ऐप पर नोट्स भी मिल जाएगा, ऐप आप डाउनलोड कर सकेंगे। बस 2 दिन का समय और दीजिए, हम आपको ऐप का URL नंबर या URL कोड आपको मैं साझा करूंगा, तब से आप ऐप पर भी लेक्चर्स देख पाएंगे और सारे के सारे नोट्स ले पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लेक्चर खत्म करने के बाद अब हम लोग बुक के साथ जाएंगे। जितने भी MCQs हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, पास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके बनाएंगे। केस स्टडीज भी बनाएंगे, केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब CBSE पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडीज भर के देता है, इसलिए बच्चों आप किसी भी बोर्ड में हो, आप केस स्टडीज, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, MCQs ये सब करेंगे अपने बुक से। अभी भटकने की आवश्यकता नहीं है, अपने बुक से ही कीजिए। वहां उस बुक को आप अगर सिद्ध कर रही है, उस बुक में जितने क्वेश्चन है, उस चैप्टर में आप जितने क्वेश्चन है वो सिद्ध कर रही है, उसके बाद हम लोग चलेंगे PYQ एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट और अच्छा से पढ़िए। बाय बाय।